कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल मैंने अपना हिंदी का पेपर तैयार कराया था, तो मैंने भाषा के कौशल और उसकी विशेषताएं आपको समझाई थी। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया था, भाषा के कौशल और उसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई थी। तो लास्ट का मेरा ये सुनने का कौशल मैंने ख़त्म किया था। तो आज मैं मूल्यांकन की प्रविधियाँ ये आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूल्यांकन की प्रविधियाँ, ये मेरा हिंदी पेडागॉजी चल रहा है। उसके बाद मैं आपके जो ग्रामर है वो स्टार्ट कराऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग? मूल्यांकन की प्रविधियाँ। मूल्यांकन की प्रक्रिया ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में प्रदत्त का संकलन करती है। यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये। मूल्यांकन की प्रक्रिया ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों ही प्रकार की होती है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में प्रदत्त का संकलन करना। ठीक है। परंपरागत परीक्षाओं से ज्ञानात्मक उद्देश्यों का भी मापन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। मतलब इसका क्षेत्र ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सा हो, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें अनेक प्रकार की प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए मौखिक, लिखित, निबंधात्मक परीक्षाएं तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं तथा प्रयोगात्मक परीक्षाएं उपयोग में लाई जाती हैं। निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए हम मौखिक, लिखित या निबंधात्मक परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, सभी प्रकार की परीक्षाओं का उपयोग करते हैं। प्रयोगात्मक भी परीक्षाओं का उपयोग करते हैं और निरीक्षण विधि का भी इसमें प्रयोग होता है। आगे है, भावात्मक उद्देश्यों के लिए अभिरुचि सूची, रेटिंग स्केल तथा मूल्यों की परीक्षा आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं भी आंशिक रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। निरीक्षण प्रविधि को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, लेकिन हाँ इसमें से कभी कभी ये कॉमन है तो इतना नहीं ध्यान जाता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से बन रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। इसमें क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी मानी गई है। हाँ ये देखिए, बहुत ज़रूरी है कि क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए कौन सी परीक्षा सबसे उपयोगी मानी गई है। तो इसमें दिया हुआ है क्रियात्मक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। क्रियात्मक यानी कि कुछ करके सीखना या करना, किसी कार्य को करना। यानी कि क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रयोग करके ही सीखा जा सकता है, सबसे उपयोगी मानी गई है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें छात्रों को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उनके कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कुछ उन्हें कार्य दिया जाएगा छात्रों को, और वो किस तरह से उस कार्य को संपन्न करते हैं और उसके जो जिस हिसाब से उनका कौशल है, जितनी अच्छी तरह उन्होंने किया है या कुछ कमियां हैं, तो उस हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाता है। आगे है, मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। तो इसमें शॉर्ट बन सकता है कि मूल्यांकन में किसको महत्व दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। और इसकी 3 विशेषताएं क्या हैं, तो इनके ऑप्शन आ सकते हैं आंसर में कि मूल्यांकन की 3 विशेषताएं कौन सी हैं। समुचितता। पहला, मानदंड परीक्षा समुचित मानी जाती है क्योंकि इसमें उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। परीक्षा के प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का मापन करते हैं। दूसरा है प्रभावशीलता। मानदंड परीक्षा के मापन का कार्य भली प्रकार करना चाहिए।
परीक्षा विश्वसनीय तथा वैध होनी चाहिए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है किसी भी परीक्षा का कि विश्वसनीय होना चाहिए तथा उसे वैध होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम जितनी बार कोई भी परीक्षा या कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसका हर बार रिजल्ट एक ही आना चाहिए। ये नहीं कि हर बार चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परीक्षा वैध और विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। आगे है व्यवहारिकता। मानदंड परीक्षा का प्रशासन सरल होना चाहिए, अंकन भी सरल हो तथा प्रदत्तों का अर्थापन सार्थक होना चाहिए। परीक्षा छात्रों तथा शिक्षकों को मान्य होनी चाहिए। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस आप ये वाला देख लीजिएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा को विशेष महत्व दिया गया है और इसके 3 विशेषताएं कौन सी हैं, तो ये तीनों विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा। आगे है अभिक्रमित अनुदेशन के मूल्यांकन में प्रमुख रूप से मानदंड परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। आपने अभिक्रमित अनुदेशन का नाम सुना होगा। ये इसके अभिक्रमित अनुदेशन के 3 पार्ट हैं, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन। ये 3 इसके पार्ट हैं। तो ये जो रेखीय वाले हैं ये वी.एफ. स्किनर ने 1952 में बनाया था। उसके बाद ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, ये नॉर्मन ए क्राउड ने बनाया था 1960 में। और ये मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और ये मैंने आपको शायद साइकोलॉजी में भी कराया था ये। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन के 3 पार्ट हैं, जो कि एक वी.एफ. स्किनर ने, दूसरा नॉर्मन क्राउड ने और तीसरा थॉमस एफ गिलबर्ट ने बनाया है। तो इसके आप डेट भी याद कर लीजिएगा और ये भी। तो ये है क्या, इसमें छोटे छोटे पार्ट करके छात्रों को सिखाया जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मैं आज इस टॉपिक को ख़त्म करना चाह रही हूँ आपका, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। अभी हम सिर्फ इतना ही देख लेते हैं कि इसके 3 पार्ट थे, वो मैंने बस बता दिया है, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आइए देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के मूल्यांकन में प्रमुख रूप से मानदंड परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। यदि मानदंड परीक्षा में छात्रों को अच्छे अंक 90 आउट ऑफ 90 मानदंड नहीं प्राप्त हुए तो यह इस बात का सूचक है कि अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी स्टूडेंट, वो फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा मैं बात करने लग गई थी, तो टॉपिक भूल गई कहाँ पे थी। तो दोबारा से हम लोग शुरू कर देते, कोई नहीं। हाँ, अभिक्रमित अनुदेशन के मूल्यांकन में प्रमुख रूप से मानदंड परीक्षा को प्रयुक्त किया जाता है। यदि मानदंड परीक्षा में छात्रों को अच्छे अंक 90 आउट ऑफ 90 मानदंड नहीं प्राप्त हुए तो यह इस बात का सूचक है कि अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं है। इसमें परिवर्तन तथा सुधार लाना चाहिए। इस प्रकार अनुदेशन अभिक्रमित की प्रभावशीलता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। छात्रों की प्रतिक्रियाओं को एवं उसकी कमजोरियों को जानने के लिए भी मानदंड परीक्षा प्रयुक्त कर सकते हैं और उनमें सुधार ला सकते हैं। तो ये जो है परीक्षाएं किस लिए? छात्रों की कमजोरियों को जान के उनको दूर करने के लिए ये परीक्षाएं होती हैं। लेकिन ये परीक्षाएं होती हैं और इसमें अगर ये खरी नहीं उतरती तो ये परीक्षाएं बेकार हैं, कि इस पे विश्वसनीयता नहीं है इस परीक्षण में या वैधता नहीं है ना, तो ये सारी फिर बेकार हो जाएगी ये परीक्षा। तो ये सारे गुण इसमें होने बहुत ज़रूरी हैं। आगे है मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण। विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली सभी मूल्यांकन प्रविधियों को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन प्रविधियां जो होती हैं उनको मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सी हैं ये क्वेश्चन बन रहा है आपका।
ये क्वेश्चन आ सकता है और ऑप्शन में इनमें से कुछ भी आ सकता है। 2 ऑप्शन है इसमें, या 2 इसके भाग हैं, परिमाणात्मक प्रविधि तथा गुणात्मक प्रविधि। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और इसमें से आ सकता है जरूर, तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग, परिमाणात्मक परीक्षाएं। मूल्यांकन में इस प्रकार की प्रविधियां अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं। देखा, मैंने अभी बताया था आपको कि मूल्यांकन में जब तक किसी परीक्षा में विश्वसनीयता नहीं होगी, वैधता नहीं होगी, तो वो परीक्षण उपयोगी नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है किसी भी टेस्ट का, तो ये बहुत ही जरूरी है। आगे, अगर इस प्रकार की प्रविधियां अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये भी क्वेश्चन बन रहा है आपका कि परिमाणात्मक परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वैसे तो सब जानते होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जानते हुए हम लोग कभी कभी उस पर टिक नहीं करते कि ये कहीं गलत तो नहीं है। सारे ऑप्शन आपको वो लोग ऐसे देंगे कि आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसीलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला है मौखिक, लिखित और तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा। मौखिक परीक्षा, इसमें मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा नाटक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। ये बहुत सिंपल से हैं, बस ये कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो बस मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। बाकी इसमें समझाने लायक तो कोई चीज़ है नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरे को आप लोग बता दीजिएगा। लिखित, इसमें प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं, छात्रों को उनका उत्तर लिखना होता है। लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। ये देखिए, हाँ, ये जरूर आ सकता है ये भी कि लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, निबंधात्मक परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में। और ये है तीसरा, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। इसमें छात्रों को कोई निर्धारित कार्य पूरा करना होता है। विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट आदि विषयों में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। गुणात्मक परीक्षाएं, विद्यालय में गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ये साधारणतः 5 प्रकार की होती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि गुणात्मक परीक्षाओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। गुणात्मक परीक्षाओं का प्रयोग विद्यालय में, गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए। किसके लिए? आंतरिक मूल्यांकन ऑप्शन में होगा, तो आपको इसी पे राइट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसके 5 प्रकार हैं। ये याद रखिएगा कि गुणात्मक परीक्षाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन में इनमें से एक आएगा और बाकी अलग होंगे। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं से मिलते जुलते ऑप्शन वो लोग देंगे, तो आप लोग को ये याद करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है संचयी आलेख, एनेक्डोटल आलेख, निरीक्षण, जांच सूची, अनुपस्थिति मापनी। संचयी आलेख, विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता तथा अन्य विद्यालयों की क्रियाओं में भाग लेने आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। छात्र की प्रगति तथा कमजोरियों को जानने के लिए अभिभावक, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य के लिए यह अधिक उपयोगी आलेख होता है। आपको पता है ये क्या होता है? इसमें छात्रों की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इनका यूज़ कौन करता है? अभिभावक, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य। एनेक्डोटल आलेख, इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। इन कार्यों तथा घटनाओं का आलेख सही रूप में किया जाता है। निरीक्षण करने वाले छात्र की रुचियों तथा झुकावों को उत्पन्न करने वाले घटकों का भी उल्लेख करता है। इसके आधार पर छात्र के संबंध में सामान्यीकरण किया जा सकता है और निर्देशन में इसे प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, पहला था हमारा संचयी आलेख, तो इसको क्या किया जाता था? सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि संचयी आलेख क्या है? सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ये ऑप्शन में आएगा और आपको इसी पे राइट करना है। और दूसरा है एनेक्डोटल आलेख, तो इसका है ये किस लिए यूज होता है?
बालकों, इसमें क्या होता है, बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन होता है। इसमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ये आ जाते हैं और यही आएंगे, आ क्या जाते हैं, यही आएंगे। निरीक्षण, इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निरीक्षण का प्रयोग छोटे बालकों के लिए विशेष रूप से, ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है, लेकिन ये विशेष रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है क्योंकि उनको अन्य कोई परीक्षा नहीं दी जा सकती। छोटे बच्चे, अभी छोटे बच्चों को आप और कोई टेस्ट करने के लिए देंगे कि आप इसे लिखो या अपने व्यूज़ लिखो या कोई भी टेस्ट करने के लिए देंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए कौन सा ये होता है, निरीक्षण। वो हमें खुद करना पड़ता है या टीचर्स को करना पड़ता है, उन्हें ऑब्जर्व करा जाता है कि ये क्या सोचते हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं या उनकी क्षमता क्या है, ये सब निरीक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें यही बताया गया है, इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है क्योंकि उनको कोई अन्य परीक्षा नहीं दी जा सकती। उनके व्यवहार में वास्तविकता होती है। इसका प्रयोग उनकी योग्यता तथा व्यवहारों के संबंध में किया जाता है। उच्च कक्षाओं में छात्र स्वयं आत्मनिरीक्षण के लिए भी इसे प्रयोग करता है। बड़े बच्चे होते हैं वो तो खुद आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं ना, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर सकते। जांच सूची, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बना है इसे आप देख लीजिएगा। जांच सूची ये क्या है, लिखित तथा मौखिक परीक्षाएं छात्रों की ज्ञानात्मक परीक्षा की पक्ष की परीक्षा करती है। जांच सूची के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आप अगर ये ऑप्शन में है कि क्या है ये जांच सूची, लिखित तथा मौखिक, ये दोनों तरह की हो सकती है। परीक्षाएं छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती है और प्रयोगात्मक परीक्षा कौशल तथा क्रियात्मक पक्ष की जांच करती है। ये इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। ये किस किस की परीक्षा करती है, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती है और प्रयोगात्मक परीक्षा कौशल तथा क्रियात्मक पक्ष की जांच करती है। ठीक है, ये परीक्षा इसकी करती है ज्ञानात्मक पक्ष की और जांच किसकी करती है, प्रयोगात्मक परीक्षा कौशल तथा क्रियात्मक पक्ष की। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जांच सूची का प्रयोग अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें कुल कथन दिए जाते हैं। उन कथनों के संबंध में छात्रों को हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना होता है। इस प्रकार के कथनों की सूची की रचना करते समय उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा साइकोलॉजी के टेस्ट में होते हैं बहुत से, तो उसमें इस तरह से दिए जाते हैं, टेस्ट तैयार किए जाते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि आज अगर मेरे पास पैसे होते तो के आगे खाली जगह छोड़ दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि फिर उसे प्रयोगकर्ता जो भी मतलब होता है, प्रयोज होता है, उससे कहा जाता है कि तुम अपनी रुचि के हिसाब से या अपने मन से इसे भरो। तो जो भी उसके माइंड में चल रहा होता है वो अपने हिसाब से भरता है। और एक टेस्ट होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया है कि क्या आपका पढ़ाई में मन लगता है, हाँ या ना, तो ये उसी तरह के टेस्ट हैं। तो वो हाँ या ना में उसको आंसर करेगा और उसी के हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये वही टेस्ट के बारे में बात हो रही है। आइए देखते हैं आगे। प्रत्येक कथन को किसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करना चाहिए, जैसे आपको शिक्षण सोपानों का स्मरण करने में रुचि है या नहीं। ये देखिए, ये अभी मैंने बताया था आपको कि हाँ और नहीं वाले जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वो लोग देंगे। एक पेपर तैयार करेंगे और उस पे इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको शिक्षण सोपानों का स्मरण करने में रुचि है। अब आपको है तो हाँ पे करेंगे और नहीं है तो ना पे। दूसरा है, आप पाठ योजना की रचना करने में रुचि लेते हैं, हाँ या ना। तो इसमें भी आपको कक्षा शिक्षण के प्रस्तुतिकरण में आनंद मिलता है, हाँ या ना। मुझे तो भाई मिलता है, अब आप लोग जाने। आपको छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करना अच्छा लगता है, हाँ या ना। इस तरह के टेस्ट में वो लोग क्वेश्चन देते हैं और उसमें ऑप्शन रख देते हैं हाँ या ना।
इस जांच सूची के छात्राध्यापकों की शिक्षण में रुचि का मूल्यांकन किया जा सकता है। अनुपस्थिति मापनी, इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, उनको 3, 5, 7 बिंदुओं तथा सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति छोटी आयु के छात्रों में नहीं होती। शिक्षक भी प्रत्येक छात्र के मापन के लिए इसका प्रयोग करता है, परंतु शिक्षक का प्रत्येक छात्र से भली प्रकार परिचित होना चाहिए। अनुपस्थिति मापनी के कथन स्पष्ट तथा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित होने चाहिए। देखिए, इसमें यही बताया है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, तो उसमें जो शिक्षक है उसे छात्रों को अच्छी तरह जानना जरूरी होता है कि वो उनके बारे में जानता है, तभी वो ये टेस्ट कर पाएगा, तभी उनका मूल्यांकन सही से कर पाएगा। पाठ्य पुस्तक का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपके टॉपिक हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये कि इन टॉपिक को आप देख लीजिए, इनमें से आते हैं, बाकी इनमें समझाने जैसा कुछ है नहीं है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि पुस्तक क्या है या पाठ्य पुस्तक क्या है, तो उसमें ये है, मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि पाठ्य पुस्तक किसका साधन है। ये वैसे तो आप लोग कर ही देंगे कि ज्ञान संचय का साधन है, लेकिन इसी से मिलता जुलता ऑप्शन होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जानते सब होते हैं कि हाँ ये है, लेकिन इतना मिलता जुलता ऑप्शन देंगे ना कि आप लोग वहाँ चकरा जाएगा सिर। जिसका लाभ नई पीढ़ी को होता है। पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का साधन पुस्तक है। आज के तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधनों एवं माध्यमों का विकास हो रहा है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, फ्लॉपी, माइक्रोफिल्म आदि का विकास हुआ है, जिसमें महापुरुषों को देखने एवं सुनने का भी अवसर मिलता है, जबकि पुस्तक के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। हैरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। इसे याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू हैरोलिकर ये आ सकता है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों का संचय का साधन है। ये कोटेशन आ सकती है। पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता के अनुसार उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ये विशेषताएं आप लोग अच्छे से देख लेना कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए पाठ्य पुस्तकों की। अनुभवों का उपयोग, ये कुछ ऐसे होते हैं ना ये टॉपिक की, मतलब ये लगता है कि हमें आते हैं, लेकिन जब हम पेपर में देखते हैं ना तो हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अनुभवों का उपयोग। पाठ्य पुस्तकें एक ऐसा माध्यम रही हैं जिनके द्वारा महापुरुषों के विचारों तथा विद्वानों के शोध कार्यों के निष्कर्षों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि पाठ्य पुस्तक किसका साधन है, तो ये दिया हुआ है कि शोध कार्यों के निष्कर्षों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षक तथा छात्र उनके अनुभवों का पर्याप्त लाभ उठाते हैं। मानव के अतीत के अनुभव तथा ज्ञान का संचय पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है और भावी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। किसी विषय का अनुभवी शिक्षक यदि पुस्तक लिखता है तो वह 2 प्रकार के अनुभवों को सम्मिलित करता है। पाठ्य पुस्तक का प्रारूप उस स्तर के लिए कितना उपयुक्त है और उसे किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, छात्र सुगमता से बोधगम्य कर सके, ऐसी पुस्तक उत्तम प्रकार की मानी जाती है। देखिए, बहुत सी ऐसी किताब होती हैं जो मतलब इंसान जैसे पीएचडी की और थीसिस अपनी सबमिट करी और उसमें कुछ भी, पहले क्या था कि थीसिस सबमिट करनी है, कैसे भी इंसान ने बस
अपनी थीसिस सबमिट कर दी इधर उधर से इकट्ठा करके, कॉपी करके, चीटिंग करके, तो बस लिख दिया, लेकिन उसमें कुछ फैक्ट नज़र नहीं आते हैं। जैसे एक होता है ना कि हाँ सच में इस इंसान ने बहुत रिसर्च किया, तो वो चीज़ हर एक बुक में नहीं होती थी पहले। अब तो खैर पीएचडी करना इतना आसान नहीं है और थीसिस भी ऐसे नहीं लिखी जाती। अगर आपने किसी की जरा भी कॉपी कर ली तो वो पता चल जाता है और वो दोबारा से फिर थीसिस सबमिट करनी पड़ती है, तो वो तो आसान नहीं है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहे हैं कि मतलब किस तरह की बुक्स होनी चाहिए। आगे है समय की बचत या मितव्ययता। मानव का जीवन काल सीमित है और समय तीव्रता से व्यतीत होता है तथा परिवर्तित होता है। अतः ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाएं सरल एवं सुगम बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तम प्रकार की पाठ्य पुस्तकों के से ज्ञान की समय की बचत होती है। मानवीय अनुभव तथा ज्ञान राशि क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप में पुस्तकों में मिल जाती है। छात्र उनके अध्ययन से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है समझाने लायक। सुनिश्चितता। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है। किस स्तर पर कितना ज्ञान अथवा जानकारी छात्रों को प्रदान की जाए, इसका बोध पाठ्य पुस्तकों से होता है। शिक्षक अपने शिक्षण की क्रियाओं का नियोजन करके उनका संपादन करता है। छात्रों के समुचित अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करता है। इसमें दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण विभिन्न स्तरों के लिए किया जाता है। ये तो पता ही है कि विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, सबके लिए अलग अलग। किस स्तर पर कितना ज्ञान अथवा जानकारी छात्रों को प्रदान की जाए, इसका बोध पाठ्य पुस्तकों से होता है। मतलब ये नहीं है कि भाई जब हम कोई पुस्तक का निर्माण करते हैं तो हम जिस व्यक्ति के लिए या जिस छात्र के लिए या जिस स्तर के छात्र के लिए कर रहे हैं तो उसकी बौद्धिक क्षमता का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने बहुत भारी भरकम से उसमें शब्दों का प्रयोग कर लिया या बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नॉलेज डाल दी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किताबें हमेशा वैसी ही होनी चाहिए जैसे छात्र की क्षमता हो। ये नहीं कि उसकी क्षमता के बाहर की किताब हमने लिख दी और उसमें ऐसा मटेरियल डाल दिया कि उनकी समझ ही ना आए, ऊपर से निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शिक्षक को अधिगम यानी कि सीखने का माहौल बनाना चाहिए। उसी से व्यवहार में परिवर्तन होता है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो माहौल शिक्षक बनाते हैं और उससे छात्र कुछ क्रियाएं करते हैं या कुछ सीखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम। सुगमता। शिक्षण अधिगम क्रियाओं को व्यवस्थित और उनका संचालन करना सुगम हो, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। प्रकरण के तत्वों को चढ़ाव के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जो शिक्षक के लिए व्यवस्था की दृष्टि से और छात्रों के लिए सीखने की दृष्टि से सुगम हो। ज्ञान की अधिकतम परिस्थितियों के चढ़ाव के क्रम और उद्देश्यों के चढ़ाव के क्रम से ध्यान रखकर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है। इसका मतलब है सुगमता। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है जैसे अब छात्र हैं तो उनको हम पहले कुछ कठिन चीज़ हम सिखा देंगे, कुछ भी कठिन चीज़ सिखाएंगे तो बच्चों का मन नहीं पढ़ने में लगेगा और वो उस चीज़ को बोरियत आने लगेगी उन्हें। तो जो बाद में हम आसान चीज़ भी सिखाएंगे तो वो भी उनकी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो इनका रूल है वो ये कहता है कि आप लोग सरल से कठिन की ओर चलिए या जटिल से सुगमता की तरफ चलिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले जटिल सिखाएं बच्चों को तब सुगम सिखाएं, ऐसा नहीं। पहले सुगम यानी कि आसान, सरल से कठिन की तरफ चलना है हमें। इनका ये रूल था। मतलब इनका धीरे धीरे सीढ़ी वाइज सीढ़ी आपको चढ़ना है, इस तरह से इनका रूल था। तो वही ये लोग कहना चाहते हैं कि छात्रों के हिसाब से पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए कि सरल से कठिन की तरफ हमें जाना चाहिए। मल्टीमीडिया शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में आजकल निम्नलिखित मल्टीमीडिया साधनों का प्रयोग किया जाता है। चलचित्र अथवा सिनेमा मूक चित्र का दूसरा रूप है। इसमें मूक चित्र
की भांति क्रियाएं भी दिखाई दे जाती हैं, साथ ही ध्वनि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार चलचित्र अथवा सिनेमा 20वीं शताब्दी की शिक्षा का सस्ता, सुलभ एवं यंत्रीकृत महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग रेडियो तथा टेलीविजन के द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है तथा इसके अनेक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। चलचित्र द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की इंद्रियां सक्रिय होती हैं। देखिए वही चीज़ें कि जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, अब इसमें हमारे 2 सेंस ऑर्गन एकदम काम कर रहे हैं कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक है, जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें बोरियत आती है, नींद आने लगती है ना, तो वो चीज़ इतनी हमें नहीं याद होती। लेकिन जब हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और उनका दिखाने का ढंग इतना अच्छा है कि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ हमें जल्दी याद होगी। तो यहाँ यही ये लोग कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमारी इंद्रियां काम करती हैं, देखने और सुनने की इंद्रियां काम करती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं एक साथ, तो ये ज़्यादा अच्छा साधन है। आगे है, चलचित्र औद्योगिक तथ्यों तथा उनके प्रभावों एवं ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों का साक्षात्कार कराने में सहायक है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है। चलचित्र द्वारा बालकों को विभिन्न देशों की स्थितियों, परिस्थितियों तथा मानव और उसके कार्यकलापों का ज्ञान सरलतापूर्वक करा दिया जा सकता है। चलचित्र द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करके उनकी निरीक्षण शक्ति का भी विकास सरलतापूर्वक किया जा सकता है। देखिए बहुत सी चीज़ें अब हमें नहीं, हम हर जगह तो बच्चों को नहीं ले जा सकते, या हम कहीं और की चीज़ें हम कैसे बताएंगे बच्चों को, तो वो चीज़ें आसानी से हम उन्हें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनका उसमें रुचि उत्पन्न भी कर सकते हैं। बच्चों को देखने में मज़ा आता है। चलिए आगे देखते हैं। चलचित्र द्वारा सभी बालक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं नैतिक सभी प्रकार से विकसित होते हैं। संक्षेप में, चलचित्र द्वारा मंद एवं तीव्र बुद्धि के सभी बालकों का जहां एक ओर मनोरंजन होता है, वहां दूसरी ओर वे हर प्रकार की शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। ध्यान देने की बात है कि मनोरंजन की दृष्टि से दिखाए जाने वाले चित्रों से शैक्षिक चित्र भिन्न होते हैं। मनोरंजन वाले चित्रों में कहानियां होती हैं, परंतु शैक्षिक चित्रों में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों की सामग्री का समावेश होता है। दूसरे शब्दों में, चलचित्र द्वारा सिनेमा में प्रयोग किए जाने वाले 35 mm के प्रोजेक्टर के स्थान पर स्कूल में केवल 16 mm के प्रोजेक्टर द्वारा बालकों को प्रत्येक विषय का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंग्लैंड तथा अमेरिका के दूतावासों से शैक्षिक फिल्में निःशुल्क मिलती हैं, परंतु खेद की बात है कि हमारे स्कूल आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी तक प्रोजेक्टर नहीं खरीद पाए। इस कारण हमारे बालक इस महत्वपूर्ण उपकरण के शैक्षिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसमें शैक्षिक क्षेत्रों में किस किस का समावेश होता है। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा विज्ञान आदि विषयों की सामग्री का समावेश होता है। ये है, और ये दिया हुआ है 35 mm के प्रोजेक्टर के स्थान पर स्कूल में 16 mm के प्रोजेक्टर है ना, ये वाला बन रहा है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इन्हें देखिएगा। समाचार संबंधी फिल्म। समाचार संबंधी फिल्मों का तात्पर्य उन फिल्मों से जिनके द्वारा बालकों को सामाजिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। ऐसी फिल्मों द्वारा जनता को देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन से संबंधित परिस्थितियों, घटनाओं तथा योजनाओं के संबंध में समाचार भी दिए जाते हैं। यही कारण है कि आजकल प्रत्येक देश में अधिक से अधिक समाचार संबंधी फिल्में तैयार हो रही हैं। ऐसी फिल्में स्कूलों में बालकों को तथा सार्वजनिक स्थानों पर जनता को दिखाई जाती हैं। इससे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के संबंध में महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो जाते हैं। स्मरण रहे कि समाचार संबंधी फिल्मों के द्वारा बालकों को सामाजिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा भी बड़े सरल तथा रोचक ढंग से दी जा सकती है। अतः इस प्रकार की फिल्में
फिल्मों द्वारा बालक का जहाँ एक और मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर उनके अनेक शैक्षिक लाभ भी होते हैं। टेलीविज़न, दूरदर्शन मुझे लग रहा था आज मैं ये आपका कंप्लीट करा दूंगी, पर मुझे लग रहा है ये आज भी कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इनमें कुछ समझाने लायक है नहीं। टेलीविज़न भी रेडियो की भांति 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेडियो द्वारा तो हम उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों तथा कलाकारों के केवल वाणी ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविज़न पर उनकी उन सबकी शक्लें तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में टेलीविज़न द्वारा बालकों के कान और आँख दोनों ही ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय रहती हैं। इसी दृष्टि से जो गुण चलचित्र के हैं वही गुण टेलीविज़न में भी हैं। यद्यपि टेलीविज़न अभी शैशव अवस्था में है, फिर भी उसके शैक्षिक महत्व को देखते हुए दिल्ली प्रदेश, ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा दिल्ली प्रदेश में विभिन्न विषयों से पाठों को समय समय पर प्रसारित किया जाता है। आशा है कि रेडियो की भांति टेलीविज़न सेट भी, ये पता नहीं क्यों ऐसा दिया हुआ है इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि अब तो टेलीविज़न खूब मिल रहे हैं। और चलिए आगे देखते हैं। रेडियो तो अब बंद ही हो गए हैं, लेकिन इसमें दे दिया है क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब रेडियो बहुत एफएम वगैरह पर आते हैं। एफएम बस रेडियो की जन्म की कहानी 1885 ईस्वी से आरंभ हुई। ये याद रखिएगा कि रेडियो की कहानी कब से शुरू हुई, 1885 से। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना अधिक हो गया है कि अब हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु बन गया था। ये थोड़ा सा मैंने ना पुराना सिलेबस ढूंढ के निकाला था, बहुत पुरानी बुक में से, और मैंने कई बुक का ये देखा था तो मुझे इसका थोड़ा सा सही लगा, लेकिन ये थोड़ा पुराना है तो आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। बस मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ थोड़ा बहुत। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को एक ही साथ आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें बालकों में नई नई बातें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। रेडियो द्वारा बालकों को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं तथा भाषण सुनने को मिलते हैं। इसमें उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, साथ ही वे दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने के योग्य बन जाते हैं। रेडियो पर प्रसिद्ध कलाकारों तथा संगीतज्ञों के प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते हैं। इन प्रोग्रामों से उन्हें गाने तथा बजाने की शिक्षा मिलती है। संक्षेप में, रेडियो द्वारा बालकों को संसार के प्रत्येक राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले सभी लोगों की क्रियाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसमें उनका सामान्य ज्ञान विस्तृत हो जाता है। संक्षेप में, आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का विशेष महत्व है। इसीलिए लगभग सभी स्कूलों के पास अपने अपने निजी रेडियो सेट हैं। आकाशवाणी द्वारा रेडियो पर प्रसारित होने वाले पाठों की विस्तृत सूचना समय से बहुत पहले उनके प्रकाशनों के माध्यम से दी जाती थी। इन प्रकाशनों में कक्षा प्रकरण के माध्यम संबंध में सूचना, संक्षिप्त सूचना, दिनांक और समय आदि दिए रहते थे। शिक्षक को इन प्रकाशनों की निरंतर जानकारी रखनी चाहिए तथा अपनी योजनानुसार प्रसारित पाठों का उपयोग करना चाहिए। स्टूडेंट, आप लोग को लग रहा होगा कि ये रेडियो अब कहाँ चल रहे हैं, अब तो रेडियो यूज़ ही नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सी जगह पे अभी टीवी इतने नहीं पहुँचे हैं, या हर घर में टीवी नहीं होता है कि इतनी तरक्की मतलब कर ली है, लेकिन बहुत सी जगह पे रेडियो ही अभी चल रहे हैं। तो वही चीज़ है इसमें। आगे है ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन। ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन भी रेडियो की भांति शिक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ग्रामोफोन तथा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती थी। ये पुरानी है, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नहीं चलती, लेकिन ये पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये इनके साधन हैं। तथा लिंग्वाफोन द्वारा बालकों के उच्चारण शुद्ध कराकर भाषा की शिक्षा दी जाती है।
अतः शिक्षक को उक्त दोनों उपकरणों की शिक्षण के समय आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि आधुनिक शिक्षा में ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन का प्रयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये दोनों उपकरण शिक्षक का स्थान किसी भी दशा में नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह इन उपकरणों का उपयोग करने के पश्चात बालकों के सामने विषय का स्पष्टीकरण अवश्य कर ले। इससे वे ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेंगे। देखिए, ये जो होता है ना लिंग्वाफोन, ये क्या होता है कि जैसे अब हम कुछ बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, देखिए हम भी पढ़ाते में कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम गलत बोल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हमने गलत बोला है। तो वो उसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम बोलते हैं और हमें वो अपनी साउंड सुनाई देती है और हमें अपनी गलती पता चलती है कि हमने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया है। तो वही चीज़ हम बताते हैं कि उसमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है कि हमने क्या बोला है। तो ये बहुत जरूरी ही उपकरण है। टेप रिकॉर्डर शैक्षिक उपकरण के रूप में टेप रिकॉर्डर का एक नया उपकरण है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर अपनी ध्वनि को किसी भी समय भरकर पुनः सुन सकता है। इस दृष्टि से टेप रिकॉर्डर का प्रयोग जहां एक और महापुरुषों के प्रवचन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध कलाकारों की कविताएं एवं संगीत आदि के सुनाने में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बालक तथा शिक्षक भी इसमें अपनी ध्वनि को भरकर पुनः सुन सकते हैं। इससे उन्हें बालक की गति तथा स्वर प्रभाव संबंधी सभी त्रुटियों एवं उच्चारणों को सुधारने में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। चूँकि टेप रिकॉर्डर एक बहुमूल्य उपकरण है, इसीलिए आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस उपकरण का प्रयोग अभी भारतीय स्कूलों में बहुत कम हो रहा है। ये वही मैं बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी पुरानी बुक मैंने उठाई है, तो उसी में से मैं करा रही हूँ। मैंने कई बुक देखी थी, तो जिसका भी मुझे अच्छा लगा कंटेंट वही मैं बस करा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत पुराना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। नए में से भी कराया है मैंने कुछ चीज़ें और कुछ पुराने में से भी। आइए देखते हैं। कक्षा के बहुआयामी स्रोत। भाषा शिक्षण के, ये ब्लर क्यों हो गया, एक मिनट, ब्लर हो रहा है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक तथा मल्टीमीडिया माध्यमों के अतिरिक्त कक्षा में अन्य बहुआयामी स्रोतों के माध्यम से भाषा शिक्षण को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जा सकता है। ये स्रोत मुख्यतः दृश्य सामग्री के रूप में होते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थों का तात्पर्य मूल वस्तुओं से है। वास्तविक पदार्थ बालकों की इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं तथा उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जब बालक वास्तविक पदार्थों को देखते, छूते तथा चखते हैं, उनकी क्रमशः दृष्टिक, स्पर्शावर तथा रस प्रतिभाएं निर्मित होती हैं। ये प्रतिभाएं बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहयोग प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक पदार्थों के प्रयोग से बालकों को नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के द्वारा दिए गए अनुभवों की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम होते हैं। स्पष्ट है कि बालकों को मेज, कुर्सी, रोटी, कपड़ा, फल, फूल तथा थर्मामीटर एवं भौतिक तुला आदि का ज्ञान देने के लिए जितना स्पष्ट ज्ञान उक्त सभी वास्तविक पदार्थों को दिखाकर दिया जा सकता है, उतना और किसी विधि से असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक वास्तविक पदार्थों का स्कूल के संग्रहालय में संग्रह करे, जिससे उन्हें बालकों के सामने आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित किया जा सके। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वास्तविक पदार्थ है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, बच्चे को आप बताओगे तो हो सकता है उसने वो चीज़ ना देखी हो, या हो सकता है उसकी समझ में ना आए। बच्चे क्या कभी कभी बड़े भी नहीं समझ पाते, तो जैसे हमें उसके मॉडल दिखाए जाते हैं या हमें कुछ भी चीज़ जैसे छू कर बताई जाती है कि ये चीज़ है, स्पेशली बच्चों को कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, तो उन्हें वो चीज़ जल्दी समझ आती है। प्रतिमान आप लोग जानते होंगे, मॉडल्स जो प्रतिमान होते हैं, जैसे कि क्या होता है कभी कभी जैसे कोई बिल्डिंग है,
या कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसे हम क्लास में तो ला नहीं सकते हैं, या क्लास में क्या कहीं भी नहीं ले जा सकते है ना। तो उनके जो मॉडल बनाए जाते हैं छोटे छोटे हूबहू वैसे ही मॉडल बनाए जाते हैं, उन्हें हिंदी में प्रतिमान कहते हैं। और जो क्लास के लिए बनाए जाते हैं उन्हें शैक्षिक प्रतिमान कहते हैं। तो वही इसमें दिया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा और ये मुझे कल दोबारा से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा है ये भी। थोड़ा सा मैं बस बता दे रही हूँ, ये प्रतिमान के बारे में दिया हुआ है। वही जो नमूने होते हैं एक तरह से, कि हम किसी बड़ी चीज़ को क्लास में नहीं ला सकते, तो उसी का सेम मॉडल हम बनाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोब है, पूरी पृथ्वी पे घूम के तो हम नहीं निरीक्षण कर सकते ना पूरी पृथ्वी के बारे में, कि कैसे हम कहाँ कौन सी जगह है या कहाँ सागर है, कहाँ ये प्रशांत महासागर, हम नहीं देख सकते ना। तो उसी को हम लोग स्टूडेंट को बताने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया है या मैप का निर्माण किया गया है। तो उसी तरह से ये प्रतिमान होते हैं, मॉडल होते हैं, जो कि बड़ी चीज़ों का छोटा रूप होता है, जिससे हम आसानी से एक एक चीज़ हम स्टूडेंट को बता सकें। या स्टूडेंट को क्या, जैसे बिजनेस में भी कोई चीज़ होती है या कोई भी बड़ी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसका पहले छोटा मॉडल बनाया जाता है कि हमें इस तरह से ये बिल्डिंग बनानी है। तो वही इसके बारे में दिया हुआ है कि प्रतिमान क्या होते हैं, बड़ी चीज़ का छोटा जो नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है ये अचल चित्र, इसके बारे में बताऊंगी। मानचित्र, इसके बारे में बताऊंगी। देखिए बहुत लंबा टॉपिक हो रहा है और काफ़ी बड़ा वो हो जाएगा, इसीलिए ये अब मैं कल ही बताऊंगी। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है, उपचारात्मक शिक्षण। तो अब टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है, आप लोग इतना ही अभी तैयार करिए। ये प्रतिमान से हम कल स्टार्ट करेंगे कि प्रतिमान क्या होते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी क्वेरी हो, सजेशन हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपना उस बारे में वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। आप लोग अच्छे से इसे तैयार करिए। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं या नहीं बताए हैं आप लोग देख लीजिएगा, तो वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और ज़रूर आते हैं इसमें से। ठीक है, आप लोग देखिए अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।